हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के पेपर काफ़ी अच्छे जा रहे होंगे। जिन बच्चों के पेपर आने वाली शिफ्टों में, उनके लिए अभी से शुभकामनाएं। और जो मैं वीडियो अभी बना रहा हूं, यह आपके देख कर ही जाना चाहिए, क्योंकि पिछले वीडियो में ही बच्चों ने कमेंट किए हैं कि हाँ, वहाँ से क्वेश्चन उनको पेपर में देखने को मिल रहे हैं। तो आप भी थोड़ा सा इन वीडियोज़ को देख कर जाइए। पिछले वीडियोज़ की लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल प्रारंभ शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल प्रारब्ध शिक्षा को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए आज देखते हैं हम लोग पॉलिटी से जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट, राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कौन कौन से हैं जो पटवारी की परीक्षाओं में आपसे लगातार पूछे जा रहे हैं, और इनसे भी एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और ये वीडियो ना केवल आपके पटवारी के लिए बल्कि वन रक्षक और एमपीपीएससी की प्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन दिया है कि पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो अनुच्छेद है या कौन सा संशोधन है वो ये बताता है कि जो मतदाता की आयु है 21 वर्ष पहले थी, उसको 18 वर्ष कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। तो इस संशोधन का नाम है 61वां संशोधन। और 61वां संशोधन 1989 में हुआ था। कब हुआ था? 1989 में हुआ था ये 61वां संशोधन। इसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं। तो मध्य प्रदेश जो संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? 124 के अंतर्गत। 124 में भारत के अंदर न्यायालयों की स्थापना का जो है प्रोविज़न है। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, वो अगला क्वेश्चन है, संविधान संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? तो राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया से संबंधित है 55वां अनुच्छेद। कौन सा है? 55वां अनुच्छेद जो है वो आपका राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। ठीक है। अब 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो है, 6 से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के मौलिक अधिकार को भारत के संविधान में प्रस्तावित किया गया था। तो ये जो है हमारा, ये कब कब प्रस्तावित किया गया था? ये प्रस्तावित किया गया था आपका 2002 में। 86वां 86वां संविधान संशोधन था। और मैं आपको बता दूं, मौलिक अधिकार जो हैं, मौलिक अधिकार आपके कितने हैं? 6 हैं। और मौलिक कर्तव्य आपके कितने हैं? 11 हैं। 11 आपके मौलिक कर्तव्य हैं, 6 आपके मौलिक अधिकार हैं। अगर आपने देखा हो तो जो मध्य प्रदेश प्रशासन की बुक्स होती हैं, प्राइमरी लेवल की, मिडिल क्लास की या हाई क्लास की, तो उनके पीछे, जस्ट पीछे वाले पेज पर आपको 6 मौलिक अधिकार आपको देखने को मिल जाएंगे। और मौलिक अधिकार जो हैं, या सॉरी, मौलिक कर्तव्य, और मौलिक कर्तव्य जो हैं कौन से आर्टिकल के अंतर्गत होते हैं? वो होते हैं 51A के अंतर्गत। कितने? 51A में दिए गए हैं। ठीक है। और जो हम बात करें संविधान का संशोधन 86वां 2002 में हुआ था। और अनुच्छेद जो था 21A, कौन सा? 21A शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। राज्य को 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। और कर्तव्य ये है कि पेरेंट्स, जो पालक हैं, उनका भी ये कर्तव्य बनता है कि इस उम्र के बच्चों को वो शिक्षा पूरी पूरी दिलवाएं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? तो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित जो आपका है वो कौन सा अनुच्छेद है? 352 352 जो आर्टिकल है वो आपका राष्ट्रीय आपदा से संबंधित है। और अगर हम लोग देखें इसको थोड़ा सा डिटेल में, तो भारतीय संविधान के 352 में आपातकाल की घोषणा की गई। यदि राष्ट्रपति को लगता है तो वो आपातकाल घोषित कर सकता है। ठीक है। तो अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि मध्य प्रदेश में आपातकाल कब कब लगाया गया है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के अंदर जो भी नियुक्तियां होती हैं वो होती हैं हमारी राज्यपाल, गवर्नर के द्वारा। जो भी नियुक्तियां राज्य में होती हैं वो राज्य के गवर्नर के द्वारा की जाती हैं। ठीक है। सदस्यों की नियुक्ति एसपी-एससी के अध्यक्ष, अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। और ये 6 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। और मैक्सिमम जो आयु रहती है वो कितनी रहती है? 62 वर्ष रहती है। कितनी रहती है? 62 वर्ष रहती है। ठीक है। जो भी पहले हो जाएगा उसको मान लिया जाएगा। ठीक है। तो ये आप भी, और त्यागपत्र भी कहाँ देंगे? त्यागपत्र भी आपको राज्यपाल को ही देना पड़ेगा। 97 में संविधान जो संशोधन हुआ अधिनियम द्वारा,
संविधान के कौन सा जो निदेशक सिद्धांत जोड़ा गया था, तो वो उसका आंसर है आपका कौन सा, सहकारी समिति को बढ़ावा देना, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। कोऑपरेटिव सोसाइटी का सबसे अच्छा एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा अमूल दूध पीता है इंडिया। अमूल दूध की शुरुआत भी एक सहकारी समिति और कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा ही हुई थी। और इस पर एक बड़ी अच्छी खूबसूरत मूवी है मंथन, स्मिता पाटिल की मंथन मूवी है, आप उस मूवी को देखें तो आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए निर्देशित करता है, तो पर्यावरण के लिए जो है आपका वो है आर्टिकल 48A। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कहीं और पूछा गया है ये, अब इसको हल्के में मत लेना। पर्यावरण के संरक्षण का संवर्धन जो है 48A में आता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान शामिल है, तो अगर हम इसमें देखें तो हम लोग देखेंगे कि जो हमारा 14वां भाग जो है उसमें आपको ये यूपीएससी का प्रोविज़न देखने को मिल जाएगा। 312 जो अनुच्छेद है, 315 जो अनुच्छेद है वो आपको इससे संबंधित देखने को मिलेगा। 315 से 323 तक जो सारी के सारे नियम है इसी के दिए गए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, भारत के प्रधानमंत्री को फिल इन द ब्लैंक्स द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, और आर्टिकल कौन सा होगा, वो आर्टिकल होगा 75(1) जो आर्टिकल है उसमें ये प्रोविज़न दिया गया है कि जो भारत का प्रधानमंत्री होगा उसको जो है आपके राष्ट्रपति जी नियुक्त करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल निरूपित करता है, तो अगर हम देखें इस आर्टिकल में वेरी इंपॉर्टेंट है 7th, इसका जो बेसिक डेप्थ है वो अगर हम लोग समझना चाहें तो 2 राज्य हैं, मान लीजिए एक राज्य 1 है एक राज्य 2 है, और इनको लगता है कि हम दोनों को इतना बड़ा हमारा एरिया नहीं है, एक ही राज्यपाल से हमारा काम चल जाएगा। तो जो संवैधानिक संशोधन जो हुआ था आपका संविधानिक संशोधन 7th, उसमें इसकी व्यवस्था की गई थी। और ये संविधानिक संशोधन जो हुआ था 1956 में हुआ था। इस संविधान संशोधन के अंतर्गत ये कहा गया था कि आप एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है, तो भारत में सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है आपका महान्यायवादी, जिसको आप जो सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है। भारत के अटॉर्नी जनरल संविधान की धारा 76(1) के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर रह सकता है। क्या मतलब होता है इस प्रसाद पर्यंत का, मतलब जब तक कि राष्ट्रपति की इच्छा है तब तक रह सकता है। बड़े ही गंभीर शब्दों का उपयोग करता है संविधान। ठीक है, एक रिक्वेस्ट और है, बिल्कुल आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया क्या कर रहे हो, चैनल सब्सक्राइब करो भाई, अपने दोस्तों के साथ भी बांटो। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को भारत की संसद द्वारा किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था, तो इसका आंसर है आपका 1992। 73वां संवैधानिक संशोधन जो है आपका किससे संबंधित है, पंचायती राज से। किससे संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से। ये तो पटवारी का फेवरेट क्वेश्चन हो गया, क्योंकि पटवारी तो पंचायती राज में ही आता है। आपको कहाँ काम करना पड़ेगा, पंचायत में, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का अधिकार किसके पास होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या है, भारत के प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पास या उपराष्ट्रपति के पास। आंसर क्या है, भारत के राष्ट्रपति के पास। ठीक है, भारत संविधान के अनुच्छेद 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति का प्रावधान जो है वो आपका देखने को मिलता है। ठीक है, तो आर्टिकल कौन सा हो गया, 126। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोहरी परिसंकट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है, तो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 20 जो इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 20। चलिए थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो ये भी कौन कर देंगे, आपके भारत के राष्ट्रपति करेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है आपकी, इसकी नियुक्ति कौन करता है,
जो है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स के मामले में 3 तलाक को असंवैधानिक ठहराया जाता है, ठहराया गया था, सॉरी ठीक है। तो ये सायरा बानो बनाम भारतीय संघ, ये जो है जब ये मामला हुआ था उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर कर बताएं कि इसके समय उस समय जो है प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है कि संविधान में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है? तो उसका आंसर है 233। क्या है? आर्टिकल 233 जो है वो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति से प्रावधान से संबंधित है, ठीक है। देख लेते हैं थोड़ा सा भारत के जो संविधान का अनुच्छेद है वो 323, जिसमें हम लोग जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करते हैं। और किसी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्ति की नियुक्ति व जिला न्यायाधीश की पदस्थापना, पदोन्नति और उस राज्य का राज्यपाल ऐसे संबंधित अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श लेगा। तो अगर आप जिला न्यायाधीश में न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रहे हैं तो परामर्श किससे लेंगे? उच्च न्यायालय से, हाई कोर्ट से, ठीक है। वह व्यक्ति जो संघ या राज्य की सेवा में पहले से नहीं है, जिला न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें। मौलिक कर्तव्य जो है, अभी मैंने आपको बताया था मौलिक कर्तव्य का आर्टिकल कौन सा है? कितने कर्तव्य होते हैं? 6। कितने कर्तव्य होते हैं? 6 कर्तव्य होते हैं आपके, टोटल 6 कर्तव्य आपके गवर्नमेंट ने आपको दिए हुए हैं। किस पर लागू होते हैं? किस पर लागू होते हैं वो? केवल नागरिकों पर। किस पर लागू होते हैं? केवल नागरिकों पर लागू होते हैं। और सारे के सारे भी, तो ये दिए किसमें? और सारे के सारे जो है अपने भारतीय संविधान का भाग जो है 4 ए, और जो 42 वे संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को समावेशन किया गया था, ठीक है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना हुई थी आपकी 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं स्वयं प्रधानमंत्री। और इसके जो करंट सीईओ हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसके करंट सीईओ अभी वर्तमान में कौन है, ठीक है। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने का अधिकार किसके पास होता है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कौन निरस्त कर सकता है? वहाँ का मुख्य सचिव, भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री? तो इसका आंसर है आपका क्या? भारत का राष्ट्रपति जो है आपका, राज्यपाल का जो अगर लगाया हुआ है राष्ट्रपति शासन, तो वो आपके कौन निरस्त करेंगे? वो आपके निरस्त करेंगे, राष्ट्रपति निरस्त करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारतीय संविधान की उद्देशिका में समावेश नहीं है? और समय प्रियम्बल भी अगर आपको पढ़ना है तो आप किसी भी प्राइमरी की सोशल साइंस की या कोई भी बुक उठाएं, उसके आगे वाले पृष्ठ पर आपको प्रियम्बल देखने को मिल जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं, तो आर्थिक स्वतंत्रताएं हमें नहीं दी गई हैं। हमें क्या क्या दिया गया? वैचारिक स्वतंत्रताएं दी गई है, आर्टिकल 21A, ठीक है। और 19 के अंतर्गत आपको विचारों की स्वतंत्रताएं देखने को मिलेंगी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, लेकिन आपको आर्थिक स्वतंत्रताएं नहीं है, ये आपको समाविष्ट इसमें नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। राज्य विधानसभा के चुनाव का संचालन कौन करता है? तो ये करता है भारतीय निर्वाचन आयोग। कौन करता है? भारतीय निर्वाचन आयोग, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? 51, ठीक है, अनुच्छेद 51, आर्टिकल 51। 74वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया था? तो 74वां संशोधन जो है आपका कब लागू किया गया था? 1 जून 1953। 74वां अनुच्छेद संशोधन, और आपका कौन सा? 73वां संबंधित है आपका पंचायतों से। मैंने अभी बताया था 73वां किससे संबंधित है? पंचायतों से। और 74वां जो संबंधित है वो नगर पालिकाओं से संबंधित है, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। राज्यसभा में राज्यों को आवंटित सीटें निम्नलिखित में से किस पर आधारित होती हैं? तो वो आपकी आधारित होती हैं प्रत्येक राज्य की जनसंख्या पर। किस पर? जनसंख्या कैसी है उस हिसाब से आपको सीटें दी जाती हैं। भारत के अंतर राज्य परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है आपका प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान के केंद्र के पास अपशिष्ट शक्तियाँ होने की संकल्पना होती है? तो आप अगर देखेंगे तो इसका आंसर क्या है? कनाडा। क्या है? कनाडा। तो केंद्र के पास अपशिष्ट शक्तियाँ तो कहाँ पर मिलती हैं? कनाडा में। कहाँ पर? कनाडा।
ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। तो इसकी आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है चौथी जो अनुसूची है आपके पास, टोटल चौथी जो अनुसूची है उसके अंदर ये सीटों की बात की गई है, इस सीटों की सारी संख्याएं बताई गई हैं। ठीक है, तो हमारे संविधान में टोटल हमारे पास जो सूचियां हैं वो हमारे पास कितनी है, 12 अनुसूचियां हैं। कितनी हैं, 12 अनुसूचियां हैं। अगर हम लोग देखना चाहें इनको शॉर्ट में, तो देखो फर्स्ट अनुसूची में जो आपकी संघ भारत, इसमें भारतीय संघ के घटक या फिर संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। सेकंड वाली में हम लोग देखें तो इसमें हमारे पास जो टोटल जो पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, इन सब के बारे में बताया गया है। सेकंड में उनकी थर्ड में उनकी शपथ वगैरह के बारे में बात की गई है। फोर्थ में हम लोगों ने बात की है जो हमारे पास अभी क्वेश्चन था, इसमें राज्य एवं संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा में क्या प्रतिनिधित्व होंगे उसका विवरण मिलता है। फिफ्थ में हमें ST SC क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। छठी में हमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के बारे में मिलता है। सातवीं में हमें मिलता है कि राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा। केंद्र 3 अनुसूचियाँ मिलती हैं, एक सूची मिलती है आपको संघ सूची, एक मिलती है आपको राज्य सूची, और एक मिलती है समवर्ती सूची। कौन सी, समवर्ती सूची। ठीक है, तो इनमें इसका मिलता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं 8वीं में हमें 22 भाषाएं मिलती हैं। तो संविधान में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं हमारे पास, उसका सूची। नवी जो नवी है उसमें हमें मिलता है कौन सा, संपत्ति अधिग्रहण के बारे में इसमें बात की गई है। 10वीं में हमें 52वां संशोधन है जो कि आप दल बदल से संबंधित है। किससे बदल संबंधित है, दल बदल से संबंधित है। ठीक है, फिर आप 11वें में देखेंगे तो 73वां संविधान संशोधन जिसमें 29 विषय शामिल हैं। 12वीं में 74वां संविधान संशोधन जिसमें 18 विषय शामिल किए गए हैं। तो ये टोटल हमारे पास 12 अनुसूचियाँ हैं। इस प्रकार आप इनको देख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन ये इंप्रेशन आपको दी जानी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसका आंसर है 1993 में, 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। नो डाउट 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो अब इसके बाद देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC 12 अक्टूबर 1993 को गठन किया गया था। एक वैधानिक सार्वजनिक निकाय है। 28 सितंबर 1923 को मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश के तहत इसका जो है अध्यादेश आया था। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसका गठन किया गया था। हमें याद रखना है कि 12 अक्टूबर 1993 को एक वैधानिक सार्वजनिक निकाय है। ठीक है, 8वीं अनुसूची, देखो मैंने अभी जस्ट बताया था आपको 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है। तो टोटल 22 भाषाएं हैं। आप इसमें 22 भाषाएं हैं इसमें टोटल। इसमें आपकी कौन सी भाषा शामिल नहीं है इसके बारे में क्वेश्चन है। तो हम इसको देखते हैं कि इसमें जो है भोजपुरी जो है वो भाषा इसमें शामिल नहीं है। नेपाली, बोडो, उड़ीसा, ये सारी की सारी भाषाएं इसमें सम्मिलित की गई हैं। बस इसमें कौन सी भाषा नहीं है इस ऑप्शन के अनुसार, तो भोजपुरी इसमें नहीं है। तो यहाँ पर ये 22 की 22 भाषाएँ आपको लिस्ट की गई हैं। असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकण, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगला, बोडो, मणिपुरी, मराठा, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, हिंदी और हिंदी। ये जो भाषाएं हैं 22 भाषाएं आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, इसके साथ ही अगर आप देखें तो जो पहले मूल में जो है केवल 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी, केवल 14 भाषाएं थी। फिर 1967 में, कब, 1967 में सिंधी को शामिल किया गया। 1952 में, 1992 में 71वां संशोधन किया गया और इसमें कोंकणी, मणिपुर, नेपाली को लेकर आए। और 2003 में एक 92वां संशोधन हुआ। कब, 92वां संशोधन हुआ जिसमें मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो को शामिल किया गया। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल 22 भाषाएं हो गई। भारतीय संविधान के, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान जो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वो भारतीय संविधान का कौन सा भाग है, तो वो भारतीय संविधान का कौन सा है, आपका 18वां जो भाग है उसमें आपको ये पूरा का पूरा जो है आपातकाल देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके पास भारत के किसी भी राज्य का नाम बदलने की शक्ति होती है। तो भारत का नाम बदलने की जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है, संसद के पास। भारतीय जो पार्लियामेंट है उसके पास ये शक्ति होती है। ठीक है, इसके बाद देखें, और ये भी संविधान के अनुच्छेद कौन सा है बेटा, अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों की सीमा में परिवर्तन, ये सब दिया गया है अनुच्छेद 3 में। ठीक है,
नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक हुई थी। कब हुई थी? नई दिल्ली में संविधान सभा की बैठक पहली बार हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 1946 में ये बैठक की गई थी, इसको आप ध्यान रखिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो वो आयु कितनी होती है? इसकी 70 वर्ष है। कितनी है? 70 वर्ष इसकी आयु है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें कौन सा क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने? भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची में राज्यों के नाम एवं उनकी क्षेत्रीय सीमाएं का उल्लेख किया गया? अब भी हम लोगों ने डिस्कस किया था इसको डिटेल में, इसीलिए क्योंकि ये पूछा जाता है। तो ये पहला जो अनुसूची है उसमें ये सब चीज़ें आपको वर्णित मिलेंगी। ठीक है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम सभा के संबंधित जो आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे? तो ये 243 सॉरी, आर्टिकल 243 है भैया। और 243 आर्टिकल का उल्लेख आपको 74वें और 73वें संविधान में भी संशोधन जो है उसमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और ये 74 और 73वां संविधान संशोधन महात्मा गांधी का सपना था ये सब बनाने का। ठीक है, वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की संरक्षा के लिए उसमें सुधार एक क्या है भाई? ये क्या है? आपका मौलिक कर्तव्य। क्या है आपका? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य मतलब क्या बने? और ये क्या है? 11 हैं आपके। ठीक है, और इसमें आपको 11 कर्तव्य दिए गए हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत संविधान कहा है? किसने कहा है ये कहा है आइवर जेनगिस ने। ठीक है, तो ये भी आप याद रखें, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष जो है वो चुना गया था। वो कौन सी बैठक में? तीसरी बैठक में इनको स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। ठीक है, और तारीख कौन सी थी भाई? तारीख थी आपकी 11 दिसंबर 1946। ठीक है, 42वां जो संविधान संशोधन है कुछ विशेष राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए गए थे। कौन कौन से गलत उल्लेखित हैं? तो हमें आंसर बताना है कौन सा गलत है। तो इसमें हम देखें वन और स्थानीय की जो है गलत है, बाकी शिक्षा, वन, शिक्षा, परीक्षण, ये पक्षियों का संरक्षण, ये सब उसमें शामिल था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम बाल गंगाधर तिलक ने बिना सूरज का सवेरा कहा था? कौन सा अधिनियम था वो था आपका 19वां अधिनियम। 1919 का जो अधिनियम था उसको बिना सूरज का सवेरा कहा था। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान को कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो हम देखते हैं ये जो है हमारा राज्य के नीति निर्देशक सब, और ये जो कल्पना थी या फिर ये जो इच्छा थी वो थी आपके मोहनदास करमचंद गांधी आदि गांधी जी का मानना था कि जब तक गांव का उदय नहीं होगा तब तक कैसे होगा। तो उन्होंने राज्य के नीति निर्देशक तत्व सुझाए थे। ठीक है, और ये भी आप लोग देखते हैं कि ये जो आर्टिकल है वो चौथे भाग में दिया गया है। 36 से लेकर 51 तक इसमें ये सारी बातें की गई हैं, और इन्हीं में पर्यावरण संरक्षण की बातें भी की जाती हैं। इनको बोलते हैं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो ये सबसे पहले आयरलैंड के संविधान में लागू किए गए थे, और बेतत्व हैं जो संविधान के विकास के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं नागरिकता अधिकारों के संबंधित कानून कौन बनाता है? तो ये बनाता है आपके संसद। कौन बनाती है? पार्लियामेंट इसके कानून बनाती है सारे के सारे। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी का उन्मूलन करता है? तो ये आप देखेंगे इसका आंसर कितना हो जाएगा 17। डायरेक्ट आंसर है इसका 17। ठीक है, तो ये आर्टिकल जो है वो अनटचेबिलिटी इसके अंदर ही शामिल की गई है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संसद का अंग नहीं है? तो भारत के संसद का अंग कौन सा है? जो है आपका लोकसभा का अध्यक्ष है, जो भारत का संसद का अंग नहीं है। ये जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत नहीं आते। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लोकायुक्त अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देते हैं? ये लोकायुक्त जो अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को देते हैं। वेरी गुड। फिर इसके बाद देखते हैं भारतीय संविधान में वित्त आयोग का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया जाता है? तो वित्त आयोग का जो उल्लेख है वो है आपका 280 में इसका उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारतीय महान्यायवादी का पद का उल्लेख मिलता है? आपको मिलता है, ये उल्लेख मिलेगा आपको उसमें 76 में, आर्टिकल 76 में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखें। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं, क्या आप देखते हैं रहने देते हैं, आज के लिए इतने ही रहने देते हैं। अभी जो है अगले वीडियो में मिलते हैं, किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तो जिन बच्चों का पेपर अभी होने वाला है आने वाले सप्ताह में, उन सबको ऑल द बेस्ट। और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो? अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। प्रारब्ध शिक्षा आपका ही चैनल है ना, इसको सब्सक्राइब करो। और मिलते हैं अगले वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ।
करंट अफेयर के ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।